बच्चों गुड इवनिंग। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हम लोग क्लास 10th हिस्ट्री एनसीईआरटी बुक चैप्टर फर्स्ट द राइज़ ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप को फॉलो कर रहे हैं। आज हम लोग एक नई हेडिंग को डिस्कस करेंगे, पेज नंबर 26 है ना, और हेडिंग नंबर 6 नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म। बच्चों, ये जो टॉपिक है, ये बाकी जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा, हेडिंग जो टॉपिक्स पढ़े डिस्कस किए अभी तक, थोड़ा सा उससे अलग है। अलग नहीं है, उसी से को रिलेट है, लेकिन थोड़ा सा इसमें कुछ नई चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। ये जो हेडिंग में जो दो वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, नेशनलिज़म, तो अभी तक तो हम लोगों ने नेशनलिज़म को ही पढ़ा और बहुत अच्छे से हम लोगों ने समझा कि नेशनलिज़म क्या था, नेशन और नेशनलिज़म क्या था, किस तरह से ये आइडिया आई लोगों में। अब यहाँ पर एंड करके, नेशनलिज़म एंड करके एक नया वर्ड और आ गया, इम्पीरियलिज़म। बच्चों, ये इम्पीरियलिज़म हम लोग ऑलरेडी क्लास 8th में पढ़ चुके हैं, लेकिन हमें रिकॉल करना पड़ेगा, रिमाइंड करना पड़ेगा। बच्चों, इम्पीरियलिज़म ये क्या होता है? ठीक है, पहले हम इसको समझ लेते हैं कि इम्पीरियलिज्म क्या होता है, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि तभी आपको ये पूरा पैराग्राफ समझ में आएगा। नेशनलिज्म को तो आप लोगों ने समझा, राष्ट्रवाद। इम्पीरियलिज्म क्या होता है? बच्चों, एक वर्ड होता है एम्पायर। एम्पायर, एम्पायर से वर्ड होता है एम्परर। एम्पायर, एम्पायर यानी साम्राज्य। यानी जब कोई ज़मीन का टुकड़ा, बहुत बड़ा ज़मीन का टुकड़ा, जिस पर कि कोई राजा राज करता है, और जब वो राजा बहुत शक्तिशाली हो जाता है, बहुत शक्तिशाली, और बहुत सारे इलाके को जीत लेता है बच्चों, बहुत बड़े इलाके को जीत लेता है, तो फिर वो राजा से महाराजा हो जाता है, और महाराजा से भी कभी कभी वो अपने आप को उससे भी ऊंचा मानने लगता है, तब फिर वो अपने आप को सम्राट कहता है, सम्राट, एम्परर। और उसका साम्राज्य यानी बहुत बड़ा राज्य, बहुत बड़ा ज़मीन का टुकड़ा, उसका वो मालिक हो जाता है, एम्परर हो जाता है, एम्पायर। तो बच्चों, ये एम्परर वर्ड से ही इम्पीरियल या इम्पीरियलिज्म निकला है। जब कोई देश या कोई राजा, कोई शासक ये मान लेता है बच्चों कि अगर मेरी सीमाएं तभी सुरक्षित रहेंगी, मेरे देश की सीमाएं तभी सुरक्षित रहेंगी जब मैं लगातार अपने पड़ोसी देशों पर कब्जा करता जाऊंगा, उनकी ज़मीन को अपनी सीमा में मिलाता रहूँगा, अपने देश में मिलाता रहूँगा, दूसरे देश की ज़मीन पर कब्जा करूँगा और अपनी सीमाओं का विस्तार करूँगा, तो मेरा देश सुरक्षित रहेगा। लोग मुझसे डरेंगे, दूसरे देश मुझसे डरेंगे, पड़ोसी देश मुझसे डरेंगे, मुझ पर आक्रमण करने की कभी नहीं सोचेंगे, है ना बच्चों? इसी को इम्पीरियलिज्म बोलते हैं, साम्राज्यवाद। हिंदी में बोलते हैं साम्राज्यवाद, यानी अपने देश की सीमाओं का विस्तार करना। विस्तार कैसे करना? बगल वाला जो पड़ोसी देश है उसको फूल देना, गुलाब का फूल देना, और बड़े प्यार से बोलना कि भैया अपनी ये जो ज़मीन है हमको दे दो। तो क्या फूल देने से वो ज़मीन दे देगा कि हाँ हाँ मैं बड़ा खुश हुआ, लो हमारा 10 गांव जो तुम्हारी बॉर्डर से सटा हुआ 10 गांव है, ये ले लो तुम? ऐसा तो होगा नहीं, कोई भी देश आसानी से तो देगा नहीं। तो क्या करना पड़ेगा? आक्रमण करना पड़ेगा, हमला कर दो उसके ऊपर, बगल जो पड़ोसी देश है उसके ऊपर हमला करके उसकी ज़मीन, उसके गांव, उसके इलाकों पर कब्जा कर लो। दैट इज़ इम्पीरियलिज्म। इसको बोलते हैं इम्पीरियलिज्म, यानी अपने सीमाओं का विस्तार करना, अपने साम्राज्य का विस्तार करना। बच्चों, समझ में आ गया होगा। जैसे अरे भाई
हमारा पड़ोसी देश, अगर आज का उदाहरण लें तो हमारा पड़ोसी देश जो हमारे नॉर्थ में है, कौन है भाई, मैं नाम नहीं लूँगा, वो भी इसी तरह का एक इम्परलिज्म कंट्री है जो इम्परलिज्म को फॉलो करता है, साम्राज्य, यानी ज़बरदस्ती हमारी सीमा में घुस करके हमारे गांव, हमारे इलाकों को बोलता है कि ये तो हमारा है। ठीक है, तो यही इम्परलिज्म यही होता है। तो अब यहाँ नेशनलिज्म एंड इम्परलिज्म, तो नेशनलिज्म और इम्परलिज्म ये दोनों कहाँ से आ गया भैया, क्यों आया? बच्चों इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इस पैराग्राफ में कि नेशनलिज्म तक तो बात ठीक थी कि हमारा राष्ट्र, हम एक राष्ट्र हैं, राष्ट्रवाद की भावना, अपने देश के प्रति प्रेम, राष्ट्रवाद देशभक्ति को बढ़ाता है। लेकिन कभी कभी बच्चों जब किसी चीज़, कोई भी चीज़ अपनी एक्सट्रीमिटी पे हो जाता है, अपने चरम पे चला जाता है, पीक पर, जैसे बच्चों अगर थोड़ा बहुत क्रोध है, मन में थोड़ा बहुत गुस्सा है, तो किसी से झगड़ा हो जाएगा। झगड़ा मतलब ऐसे ही बहस वहस हो जाएगी, डिबेट डिस्कशन हो जाएगा, थोड़ा गर्म, थोड़ा तेज़ हाई वॉल्यूम में। गुस्सा थोड़ा और बढ़ गया तो थोड़ी सी मारा पीटी हो जाएगी, हाथ पैर चल जाएंगे, मुक्के झापड़ लात चल जाएंगे। लेकिन गुस्सा एकदम चरम पे हो जाएगा, बहुत भयंकर गुस्सा हो जाएगा, तब फिर बात आ जाएगी मरने मारने की कि या तो मैं जिंदा रहूं या सामने वाला जिंदा रहे, यानी एक्सट्रीमिटी, एक्सट्रीम। बच्चों उसी तरह जब नेशनलिज्म अपने एक्सट्रीम पे हो गया, ये जो नेशनलिज्म है यानी जो राष्ट्रवाद की भावना है, ये एक्सट्रीम हो गई, बहुत ज़्यादा उग्र हो गई, गर्मा गई कहने का मतलब, तो यही नेशनलिज्म इंपीरियलिज्म में कन्वर्ट हो गया बच्चों। नेशनलिज्म कन्वर्टेड इनटू इंपीरियलिज्म, यानी राष्ट्रवाद जो है वो साम्राज्यवाद में परिवर्तित हो गया। यही हम लोग पढ़ेंगे इस पैराग्राफ में, इस हेडिंग में। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करना ज़रूरी रहता है, थोड़ी सी बुनियाद बनानी ज़रूरी होती है, तभी हम अच्छी दीवार बना सकते हैं, यानी तुम्हारे अंदर दिमाग में जो चीज़ें हैं वो आसानी से फिर चली जाएंगी, एक मजबूत तरीके से तुम समझ पाओगे। बाय द लास्ट क्वार्टर ऑफ द 19th century, nationalism no longer retained its idealistic liberal democratic sentiment of the first half of the century, but became a narrow creed with limited ends. By the last quarter of the 19th century, 19वीं शताब्दी का जो आखिरी 25 साल था, कहने का मतलब 1875 के बाद 1875 से लेकर 1900, यानी जो 25 ईयर्स का जो समय था, जो राष्ट्रवाद था उसके जो आदर्श थे, उदार लोकतंत्रवादी व्यवस्था या उदार लोकतंत्र की जो भावनाएं थीं, ठीक है, वो समाप्त हो गईं, वो ख़त्म हो गईं, बल्कि वो एक नैरो, एक संकुचित और सीमित सीमाओं को लिए हुए वो भावनाएं चली गईं। संकुचित सोच, राष्ट्रों की संकुचित, लिमिटेड, नैरो क्रीड, कि बस हम रहें, सामने वाला न रहे, हम ही हम हैं बस, सामने वाला कुछ नहीं, इस तरह की सोच हो गई। नेशनलिज्म अब दूसरी चीज़ में बदलने लगा। ड्यूरिंग दिस पीरियड नेशनलिस्ट ग्रुप्स बिकेम इंक्रीजिंगली इनटॉलरेंट ऑफ ईच अदर एंड एवर रेडी टू गो टू वॉर। और इस काल में, इस समय में जो राष्ट्रवादी समूह थे वो इतने ज़्यादा असहिष्णु हो गए, इतने ज़्यादा असहनशील हो गए, यानी सहनशीलता उनके अंदर बिल्कुल भी नहीं रह गई, कि अक्सर वो एक दूसरे से युद्ध करने के लिए तैयार होने लगे। द मेजर यूरोपियन पावर्स in turn manipulated the nationalist aspirations of the subject peoples in Europe to further their own imperialist aims। और जो बड़ी यूरोपीय शक्तियाँ थीं, जो ताकतवर यूरोपीय शक्तियाँ थीं, रूस,
और ब्रिटेन और जर्मनी और इटली और ऑस्ट्रिया, फ्रांस, इन लोगों ने अपने नेशनलिस्ट एस्पिरेशंस को, अपने राष्ट्रवादी जो इनकी इच्छाएं थीं, ठीक है, जो उनके लोगों, उनके जनता, उनके नागरिकों के मन में जो राष्ट्रवादी इच्छाएं थी, जो राष्ट्रवादी भावनाएं थी, उसको मैनिपुलेट किया। मैनिपुलेट किया मतलब उसको एक गलत दिशा दी, और ये गलत दिशा इनके साम्राज्यवादी उद्देश्यों की प्राप्ति में काम आने लगी। इनके जो साम्राज्यवादी उद्देश्य थे, यानी अपने साम्राज्य का विस्तार करने का जो इनका लक्ष्य था, जो ऑब्जेक्टिव था, यानी दूसरे देश पर कब्जा करो, दूसरे देश की इलाकों पर कब्जा करके अपने देश में मिलाओ, ये सिद्ध करने के लिए अब राष्ट्र एक दूसरे से कड़ी प्रतिद्वंदिता करने लगे, कड़ी प्रतियोगिता करने लगे, जो अक्सर ये प्रतियोगिता युद्ध में बदल जाती थी। क्या हुआ? द मोस्ट, अब बच्चों एक इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ आ रहा है, अक्सर बोर्ड एग्ज़ाम में 5 नंबर या 4 नंबर के क्वेश्चन में ये आता है, इसलिए बच्चों इस पैराग्राफ को ध्यान से समझना। द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप आफ्टर 1871 वॉज द एरिया कॉल्ड द बाल्कन्स। और जो सबसे ज़्यादा गंभीर राष्ट्रवादी तनाव यूरोप में जिस इलाके में हुआ 1871 के बाद, 1871 के बाद, वो इलाका था बाल्कन एरिया, बाल्कन रीजन। बच्चों यूरोप में बाल्कन रीजन जो है, जब तुम गूगल अर्थ मैप में सर्च करोगे, गूगल अर्थ पे टाइप करोगे बाल्कन रीजन ऑफ यूरोप, तो आपको बहुत सारे देश, ख़ास तौर से ईस्टर्न यूरोप के देश आपको मिलेंगे। रोमानिया, बल्गारिया, स्लोवाकिया, है ना, आर्मीनिया, इस तरह के देश आपको मिलेंगे। जैसे इसमें देखिए रोमानिया, बल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैसिडोनिया, क्रोएशिया, बॉस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया, मोंटेग्रो, है ना, ये सब जो हैं ये बाल्कन रीजन वाले देश हैं। यूरोप के बाल्कन, ईस्टर्न यूरोप में आपको मिलेंगे, ठीक है बच्चों। ये जो यूरोप का जो ये बाल्कन रीजन था, ये जो अलग अलग देश थे, अलग अलग प्रिंसिपैलिटीज़ थी, नेशनलिस्ट ग्रुप्स थे, है ना, ब्रॉडली नोन एज द स्लाव्स, इनको स्लाव्स कहा जाता था। यहाँ के रहने वाले लोगों को अक्सर स्लैव्स, लेकिन ये सब अलग अलग एथनिक ग्रुप्स के थे, डिफरेंट कल्चर, डाइवर्स कल्चर, यानी इनके अंदर किसी भी तरह की सिमिलैरिटी नहीं थी, ना तो कल्चर की थी, ना लैंग्वेज की थी, ठीक है, ना इनकी कोई ट्रेडिशन एक जैसा था। रिलीजन भी, यहाँ तक कि रिलीजन भी डिफ़र करता था कई मामलों में। A large part of the Balkans was under the control of Ottoman Empire, और ये बाल्कन का एक बहुत बड़ा हिस्सा, इस बाल्कन रीजन, यूरोप के इस बाल्कन रीजन का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो ऑटोमन साम्राज्य के अधिकार में था। ऑटोमन साम्राज्य वही टर्की वाला, जहाँ सुल्तान, टर्की का सुल्तान जो एक इस्लामिक एम्पायर था, जहाँ का शासन एक मुस्लिम था, उसके अंडर में था ये। The spread of the ideas of romantic nationalism in the Balkans together with the disintegration of the Ottoman Empire made this region very explosive. बच्चों दो बातें हुई, एक तो ऑटोमन एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन, यानी जो ऑटोमन साम्राज्य था जो कि बहुत शक्तिशाली था, वो कालातीत में समय के बाद धीरे धीरे वो डिसइंटीग्रेट होने लगा, टूटने लगा, उसके टुकड़े होने लगे, अलग अलग रियासतें अपने आप को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने लगी। अब वो उतना शक्तिशाली ऑटोमन एम्पायर नहीं रह गया। और जो यूरोप में रोमांटिक नेशनलिज्म की जो भावनाएं, जो विचार फैले बाकी यूरोप में, चाहे वो सेंट्रल यूरोप हो, वेस्टर्न यूरोप हो, वहाँ पर जो फ्रांस की क्रांति, इटली की क्रांति, जर्मनी की क्रांति, ये सब की जब समाचार इन बाल्कन एरियाज़ में आया, तो यहाँ के लोगों के, ये यहाँ का जो इलाका है ये भी बहुत एक्सप्लोजिव हो गया, बहुत विस्फोटक हो गया। यहाँ के लोगों ने भी अपने अलग अलग राष्ट्र की डिमांड रखनी शुरू कर दी, ठीक है। ऑल थ्रू द 19th century, द
The Ottoman Empire had sought to strengthen itself through modernization and internal reforms, but with very little success. 19th सेंचुरी में ऑटोमन एम्पायर ने एक कोशिश की अपने एम्पायर को मजबूत, अपने साम्राज्य को मजबूत करने के लिए उसने एक कोशिश की। क्या? मॉडर्नाइजेशन, यानी कुछ आधुनिकीकरण, और इंटरनल रिफॉर्म्स, और आंतरिक सुधार। यानी ऑटोमन साम्राज्य ने भी समझा, उसके जो शासक थे उन्होंने समझा कि भाई कुछ आधुनिक विचारधाराओं को अपनाएंगे, कुछ सुधार करेंगे अपनी शासन व्यवस्था में, लोगों के सामने एक प्रस्तुत करेंगे कि भाई हम कुछ सुधार कर रहे हैं, कुछ अच्छा कर रहे हैं, तभी हम अपने साम्राज्य को मजबूती से उसको कंट्रोल कर पाएंगे, उसको नियंत्रण में कर पाएंगे। लेकिन ऐसा करने में ऑटोमन एम्पायर को बहुत कम सफलता मिली। वन बाय वन, एक एक करके, इट्स यूरोपियन सब्जेक्ट नेशनलिटीज़ ब्रोक अवे फ्रॉम इट्स कंट्रोल। एक एक करके जो उसके यूरोपीय इलाके थे, ये जो बाल्कन इलाके थे ऑटोमन साम्राज्य के, वो अलग होने लगे उसके नियंत्रण से। एंड डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस, और उन इलाकों ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया कि हमारा ऑटोमन एम्पायर से कोई लेना देना नहीं है, हम स्वतंत्र राष्ट्र हैं। The Balkan peoples based their claims for independence or political rights on nationality and used history to prove that they had once been independent but had subsequently been subjugated by foreign powers। और जो ये बाल्कन पीपल थे, जो बाल्कन इलाके के जो लोग थे, उन्होंने जो अपने क्लेम्स दिए आज़ादी के लिए अपना कारण बताया कि भाई हम क्यों स्वतंत्र राष्ट्र हैं, या हमारा राजनीतिक अधिकार, हमारे राष्ट्रवाद पर, हमारी राष्ट्रीयता पर जो हमारा राजनीतिक अधिकार है वो क्यों है, उसके लिए क्या क्लेम दिया उन्होंने, क्या कारण दिया, क्या यूज हिस्ट्री, उन्होंने इतिहास की तरफ नज़र दौड़ाई, लोगों को बताया कि देखो इतिहास गवाह है कि हम पहले, इस ऑटोमन साम्राज्य से पहले हम एक स्वतंत्र राष्ट्र थे, लेकिन बाद में हमें विदेशी शक्तियों ने अधीन कर लिया, यानी विदेशी शक्तियों ने हमारे पे कब्जा कर लिया, लेकिन उनके कब्जा करने से पहले हम एक स्वतंत्र राष्ट्र थे। ठीक है, तो इसलिए हम इस ऑटोमन एम्पायर में नहीं रहेंगे, हम एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में रहेंगे। हैंस द रिबेलियस नेशनलिटीज यानी विद्रोही जो राष्ट्रवादी थे, विद्रोही इन द बाल्कन thought of their struggle as attempts to win back their long lost independence। और इन लोगों ने अपनी उस पुरानी स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए संघर्ष का रास्ता चुना। ठीक है, विद्रोह का, संघर्ष का रास्ता चुना। ओके बच्चों, ये वीडियो यहीं तक। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे वाला पैराग्राफ डिस्कस करूँगा। बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखिए, शेयर करिए, कमेंट्स अपने दीजिए, आपको क्या परेशानी है वो मुझे कमेंट्स के द्वारा बताइए। और हर वीडियो में, हर पार्ट में मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स देता हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे, आपको इस चैप्टर के नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। आप उनको अपनी फेयर कॉपी में उतारिए, रफ़ कॉपी में उतारिए, जो भी है, बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, उनको आप पढ़िए, आपके बहुत काम आएंगे। ओके, बाय।